इस्कॉन चौपाटी, श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, फेसबुक लाइव, भागवत कोविद कथा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है सादा जीवन, संघर्षमय संसार। आज का दूसरा व्याख्यान है। तो कल हमने चर्चा की थी किस प्रकार आज के दिन में लोगों को सही सकारात्मक मनोभूमिका होना चाहिए और साथ साथ सही जीवन की दिशा होनी चाहिए। तो आप सभी को याद होगा कि कल हमने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 10वें अध्याय का 4था श्लोक लिया था। ये श्लोक हमें जीवन में मार्गदर्शक बन सकता है। तो आपको याद होगा कि कल हमने जो चर्चा की थी कि हमारे पास कौन से विकल्प है, उसमें चर्चा हुई थी कि चकाचौंध से भरा हुआ एक शहरी जीवन, जिस प्रकार से आमतौर सभी लोग जी रहे हैं, उसमें से हम थोड़ा बदलाव लाकर सुधारणा करके सरलता पूर्ण शहरी जीवन बिता सकते। इसका मतलब यह होता है कि हम शहर में रह रहे मगर सादगी से रह रहे, जो आवश्यक चीजें हैं उनके साथ रह रहे। उसे जो है सेमी अर्बन ग्रामीण जीवन है, उसका आगे का स्तर होता है। इसमें हम ग्रामीण जीवन में रहते हैं मगर शहर में जो सुविधाएं रहती है उस सुविधा का इस्तेमाल करते हुए रह रहे। उसके बाद आता है कि सरलता पूर्वक और समझौते वाला ग्रामीण जीवन, कि जिसमें हम बहुत कम नैसर्गिक संसाधनों का उपयोग करते, फिर भी अच्छी तरह से नैसर्गिक संसाधन इस्तेमाल भी करते हैं। और पांचवा जो होता है कि पूर्ण रूप से ग्रामीण शैली का जीवन जो है ये बहुत असंभव जैसे दिखता है आज के दिन में। मगर श्रील प्रभुपाद जी ने उस भागवत श्लोक के तात्पर्य में हमें अच्छी तरह से बताया था कि मनुष्य जीवन में हमारे आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए, साथ साथ मनुष्य जीवन में अनावश्यक चीज प्राप्त करने के लिए हमको पैसा समय व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। तो इसलिए हमने क्लियरली डिफाइन किया था कि जैसे किस प्रकार से हम ये देख ले कि मेरा जीवन में कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम से कम हो। कि जैसे मैंने आप सभी को एक होमवर्क दिया था, उसमें बतलाया था कि आप थोड़ा घर में बैठे हुए समय है तो इतना तो आपके साथ हो सकता है कि परिवार के साथ भी बैठकर एक हिसाब लगाएं कि आज मुझे और मेरे परिवार को इस विश्व में जीने के लिए कितने नैसर्गिक संसाधन लगते हैं। क्या उसमें मैं थोड़ा सा बदलाव कर थोड़े से कम नैसर्गिक संसाधन इस्तेमाल कर सकता हूं, तो उससे मुझे भी आनंद आता है और साथ साथ विश्व में भी फर्क पड़ता है। आपको याद होगा हमने एक चिड़िया और बंदर की कहानी सुनी थी। तो हमेशा हमको ये याद रखना चाहिए कि हमको चिड़िया के तरह से छोटे प्रयास क्यों न हो मगर करना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। और बंदर जैसे जीवन जीने में कोई मतलब नहीं है, जिसके हमारी खुद की भी हानि है, समाज की हानि है, राष्ट्र की हानि है और साथ साथ सारे विश्व की भी उसमें हानि होती है। तो इसलिए प्रभुपाद ने हमें स्पष्ट रूप से बताया था कि एक हिसाब लगाएं कि कौन से बेसिक नीड्स है, बहुत जरूरती चीजें हैं, कौन से अम्यूनिटीज में आता है, उसके बाद में सिक्योरिटी चाहिए। तो कम से कम हमको लग्जरी, प्रेस्टीज और ग्रिड ये क्षेत्र में बहुत कम से कम रहना चाहिए।
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति लग्जरी, प्रेस्टीज और ग्रिड में रहता है तो नैसर्गिक संसाधनों का दुरुपयोग तो होता ही है, और हमारा बहुत समय और हमारा बहुत परिश्रम उस प्रकार का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने में चला जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि थोड़ा सा भी बदलाव है वो इस समाज को, पतन को, और हमारे भी आरोग्य को पतन होने से रोक सकता है। तो हमने देखा कि कैसे कि सच में सुरक्षितता किसमें है। आज के डेट में देखेंगे तो सभी लोगों ने सबसे पहले अपने घर में अनाज भर के रखा, यानी अन्न सुरक्षितता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे हमारे पास जो वनवासी गण है, जो जवार मोखाड़ा इस इलाके में रहते हैं, तलासरी डहानू उस इलाके में भी है, तो उनको हमने कई लोगों को फोन करके पूछ लिया कि आपका कैसा जीवन चल रहा है, आपको किसी वस्तुओं की कम तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन भले एक साल भर भी चले, फिर भी साल भर का अनाज हमारे पास है। इसी प्रकार से हम जो गोवर्धन कृषि क्षेत्र में रह रहे, हमारे इस कृषि क्षेत्र में आज के दिन पर सारे लोग मिलकर करीब से करीब 400 लोग हैं। फिर हमने भी हमारा अनाज का स्टॉक है वो देख लिया, फिर हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उनको पूछ लिया, तो उन्होंने बताया कि भले ये लॉकडाउन एक साल भी चले, फिर भी हमारे पास चावल और दाल इतना स्टॉक तो रहेगा, और 400 लोग जो है आसानी से रह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा जो होता है हम निसर्ग के साथ में जीवन बिताने से होता है। और हमने देखा कि जितने भी वनवासी इलाके हैं महाराष्ट्र के, गढ़चिरोली पकड़ लो, चंद्रपुर पकड़ लो, या नंदुरबार का इलाका पकड़ लो, या महाराष्ट्र के पालघर जिले में देख लो, तो यहाँ पर ये कोरोना बीमारी नहीं फैली है। और ये लोग जो है निसर्ग के साथ बहुत अच्छी तरह से जीवन जीते हैं। जैसे एक समय यहाँ से जवार और मोकाड़े से कई किसान हमारे फार्म पे आए थे, तो हमारा खेती का विभाग देखने के बाद, वहां कुछ उनके प्रश्नोत्तर होने के बाद वो मंदिर में आए थे, और मैं उनको कुछ बातें कह रहा था। तो ऐसे ही बातें करते करते मैंने एक उदाहरण दिया कि लॉटरी होता है, और किसी को अगर लॉटरी लग जाता है तो एक साथ बहुत धन प्राप्त होता है, मगर व्यक्ति को ये ज्ञान न हो कि वो धन कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद वो सारा धन जो है नष्ट होता है। तो कई लोगों ने ये रिसर्च किया था कि जो लॉटरी विनर्स है उनकी स्थिति 5 साल बाद क्या होती है, तो ऐसे दिखाई देता है कि वो फिर से वो सारा अचानक प्राप्त किया हुआ धन खो देते हैं। तो ऐसे में बता रहा था, मगर मुझे समझ में आया कि इन लोगों को कुछ समझ नहीं रहा, तो मैंने इसे पूछ लिया, आप लोग को लॉटरी क्या है पता है क्या? तो उन्होंने जवाब में बताया, ये लॉटरी हम जानते नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो समाज है बहुत अच्छी तरह से जीवन जी रहा है। इस दुनिया के जो समस्याग्रस्त चीजें, यानी जो गलत चीजें है, उनसे भी स्वाभाविक रूप से दूर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि आज के जमाने में किसानों की हालत क्या होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे कल ही हमने चर्चा की थी कि हमारे पास कितना भी धन क्यों न हो, मगर दिन में कम से कम 3 बार पेट भर खाना तो हमको लगता ही है, उससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए आज देखते हैं कि आज का जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है या व्यावसायिक फार्मिंग जो है वो किस पे आधार पे खड़ा है। तो उन्होंने क्या किया कि जो छोटे किसान हैं उनके बर्बादी से ये
आयाम निकल के आया है। मतलब उनको नष्ट करके ये मैकेनाइज्ड फार्मिंग या प्रोफेशनल फार्मिंग खा लेते हैं। और हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए, अगर छोटे किसान सक्षम हो, वो अच्छी तरह से जीवन बिता रहे हैं, तो सारे शहर अच्छे हो सकते हैं और देश जो है समृद्ध हो सकता है। छोटे किसानों को नष्ट करके कोई भी देश जो है वो प्रगतिशील नहीं हो सकता। हालांकि उनकी प्रगति जो है वो कुछ समय के लिए टिकी रहेगी। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जो कंपनी फार्मिंग्स होता है, कि बड़े बड़े जो एग्रीकल्चर कंपनीज जो है वो बड़े बड़े फार्म्स खरीदते हैं। जैसे चाइना में अफ्रीका का बहुत सारा भूप्रदेश जो है खरीद लिया है, कि जिससे वो अपने जो चाइना की आबादी है उनके लिए अनाज उगा सके। मगर क्या होता है कि जब मैकेनाइज फार्मिंग होता है तो मक्का, कॉर्न, सोयाबीन, ऐसे ही एक पिक पद्धति जो जिसको बोलते हैं, इसका ही क्रॉप वो लेते हैं। और छोटा किसान क्या होता है, छोटा किसान के पास बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होती है, उसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। मगर आज दुनिया में जो भी बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता रही है वो केवल ये छोटे किसानों के कारण रही है। और आज हम देखते हैं कि दूसरा जो है कि खेती के प्रति लोगों की उदासीनता बढ़ रही है। जैसे कल हमने देखा कि कैसे बहुत लोग जो है कम खेती के ऊपर जा रहे हैं। जो किसान है वो जल्द से जल्द खेती छोड़कर जा रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि बहुत सारे कृषक जो है आत्महत्या करते हैं, कि जब वो खेती करने के लिए कर्जा निकालते हैं और कुछ नैसर्गिक कारणों के बाद अगर वो फसल यशस्वी नहीं होते, फसल से कुछ इनकम नहीं आता है, तो वो अपना कर्जा नहीं चुका सकते हैं। और बहुत सारे कृषक जो है फिर निराश होकर आत्महत्या करते हैं। जैसे पिछले दशक में 2 लाख से ज्यादा किसानों ने भारत में आत्महत्या कर ली है। सो इसलिए जो है ये बहुत दुख की बात है कि जो किसान हम सभी के लिए अनाज उगाता है उसकी दुर्दैवी स्थिति है और बेचारा अपना जीवन अंत कर रहा है। और है कि जैसे देखते कि धीरे धीरे हम जो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसके अंदर का न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बहुत कमते होते जा रहा है। और देखते कि भ्रष्ट होती जा रही है हमारी भोजन संस्कृति। लोग कुछ भी प्रकार का खाद्य खा रहे। और आज की जो बीमारी है तो कई लोगों का कहना है कि इसी के कारण, जैसे चीन का जो वुहान प्रदेश है, तो वहां से जो चीज खाना नहीं चाहिए ऐसे चीज का सेवन करने के कारण इस मनुष्य प्राणी में ये बीमारी फैल चुकी है। और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, यानी उपजाऊ मिट्टी का अंत। अगर मिट्टी खत्म हो जाती है, मतलब मिट्टी डेड होती है, मिट्टी मृत हो जाने का अर्थ क्या होता है कि वो मिट्टी के अंदर कोई जान बची नहीं है। आप उसमें कितने भी बीज डालेंगे उसमें से कोई अच्छा पेड़ पौधा नहीं आ सकता। तो कहा जाता है कि अगर मिट्टी का अंत हुआ तो समाज का भी अंत हो ही जाएगा। और कैसे हो सकता है, अगर जिस देश की मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं है, वो देश स्वतंत्र कैसे रह सकता है? हमेशा उस देश को दूसरे देश के ऊपर अनाज के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। और फिर जो दूसरा देश अनाज दे रहा है उसके जो भी टर्म्स कंडीशंस है उसके अनुसार इस देश को रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे देश की जो मिट्टी है वो ज्यादा से ज्यादा सुपीक बनाए रहे। जैसे ही वो धीरे धीरे नापिक बनती जाएगी, हम हमारा स्वातंत्र है उसको खो देंगे।
उसके बाद में लिखा है कि आनुवांशिक खाद्य पदार्थों का खतरा हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि पहले के जमाने में आप देखेंगे तो फूड ये दवाई थी, मतलब क्या, तो फूड इज अ मेडिसिन। आज के जमाने में क्या हो रहा है कि हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, इसलिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो है हमको बाहर से लेना पड़ रहा है। और पहले क्या था कि पहले जो हम खाते थे बहुत सकस था, बहुत मिनरल से भरा हुआ था। इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो अगर इसमें हमको बदलाव लाना है तो हम क्या करेंगे? तो हम देखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि स्वदेशी सभ्यता और ज्ञान का पुनर्जीवन। इसका मतलब ये कि जो इंडिजिनियस कल्चर है, संस्कृति है, और जो हमारा आनुवंशिकता से परंपरागत जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम सुरक्षित रखें। साथ साथ जैव विविधता है उसकी सुरक्षा, यानी जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी हम रक्षा करना चाहिए। और जो स्थानिक किसान है उनकी रक्षा करना चाहिए, उनके समर्थन करना चाहिए। उनके पास जो स्वदेशी बीज आज भी सुरक्षित है उसको कभी भी लुप्त हम नहीं हो देना चाहिए। और साथ साथ उनके पास जो विविध प्रकार के ये बीज है, हालांकि हर एक चीज में अलग अलग औषधि गुणधर्म है, तो ऐसे सारी जैव विविधता जो है वो बनाई रखनी है। और साथ साथ जैविक एवं अहिंसा कृषि जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए। जो सबसे पहले आपने पोस्टर देखा होगा, तो पोस्टर में एक साइड में पृथ्वी है और वो पृथ्वी जल रही है। क्यों जल रही है? कि हमारे कर्म के कारण, हमारे कार्य के कारण ये पृथ्वी प्रदूषण के कारण जल रही है। हमने इतने सारे नैसर्गिक संसाधन इस्तेमाल कर लिए कि अगली जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, उनके लिए हमने कुछ भी बचा के नहीं रखा है। हमारे पूर्वजों ने जो हमको प्रदान किया था उसको तो हमने इस्तेमाल कर ही लिया, मगर जो भविष्य के संसाधन थे उसको भी हमने इस्तेमाल कर दिया है। तो इस प्रकार से कि हर एकड़ जो क्षेत्र है उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा पोषण जो है द्रव्य बढ़ाते जाए। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि मैं खुद इसमें क्या कर सकता हूं। तो आप क्या कर सकते हैं? देखो, आप विद्यार्थी होंगे या आप ने कुछ अच्छी पढ़ाई की होगी, कुछ स्कॉलर्स होंगे। तो ऐसे जो व्यक्ति है तो वो अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। जैसे हमने गोवर्धन कृषि क्षेत्र का आरंभ किया, कुछ साल में ही बंबई के एक स्कूल है, त्रिधा करके उसका नाम है। इस स्कूल के तीसरे कक्षा के सारे विद्यार्थी जब चावल बोते हैं उस समय हमारे पास आते हैं, और पूरे बारिश के मौसम में 3 बार आते हैं। सबसे पहले आएंगे चावल बोने के लिए, तो कैसे चावल बोया जाता है, कैसे लगाया जाता है वो सीखते हैं। उसके बाद 1-2 महीने के बाद वो आकर देखते कि किस प्रकार से उन्होंने लगाया हुआ पौधा बढ़ रहा है, और उसके बाद में अंत में वो फसल काटने के समय आते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है उनको? तो उन्हें यह समझ में आता है कि अनाज उगाने के पीछे कितना कष्ट हमें करना पड़ता है, और जब बचपन में ही उसको ये संस्कृति मिलेगी तो वो कभी भी अन्न को फेंकेगा नहीं। यानी सब प्रकार का अन्न खाएंगे, सब प्रकार की सब्जियां खा लेंगे, और साथ साथ कुछ भी अन्न पदार्थों को वेस्ट नहीं करेंगे।
तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स विद्यार्थीगण जो है वो कर सकते हैं। कई जो है स्कूल के छात्रगण है वो शामिल होकर ग्रामीण जीवन में जाकर एक कुछ विषय चुनकर उसमें एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ जो महाविद्यालयीन विद्यार्थी है वो लोग भी उनके मास्टर स्टडीज में कुछ प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। कि जैसे कि हमारा जो इलाका है, इस इलाके में चावल अच्छी तरह से उगता है और चावल की बहुत सारी विविध औषधि वनस्पतियां हैं, तो उसके बारे में हम संशोधन कर सकते। तो क्या कर सकते, एक अनुसंधान यानी संशोधन कर सकते हैं, और प्रलेखन इसका मतलब होता है कि डॉक्यूमेंटेशन हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह डॉक्यूमेंटेशन कर कर और कुछ संशोधन कर कर हम किसानों की मदद कर सकते हैं। जैसे कि किसान कहेगा कि ये जो चावल की जाति है उसमें ये गुणधर्म है, अभी आज का समाज उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि न्यूट्रिशनल एनालिसिस करना पड़ेगा, और जिस प्रकार से शहर के लोग समझ सकते हैं उस भाषा में लिखना पड़ेगा। तो उसमें भी कोई विद्यार्थीगण या कोई स्कॉलर जो है वो किसानों की मदद कर सकता है। उसके बाद जो है कि उपभोक्ता यानी सीधे हम किसान से खरीद सकते हैं। आप सब जानते हैं कि पहले जमाने में और आज भी ऐसे होता है कि कोई एक फैमिली रहता है, हर फैमिली का एक फैमिली डॉक्टर हुआ करता था। तो फैमिली डॉक्टर को उस परिवार की सारी हिस्ट्री पता होती थी, और उस परिवार के सारे लोग जो है, मरीज जो है, वो हमेशा उसी डॉक्टर के पास चले जाते थे। तो हमको एक नया कंसेप्ट लाना चाहिए कि हमारे परिवार के लिए एक किसान भी होना चाहिए। तो उससे फायदा क्या होगा कि हमारा और उसका रिश्ता बढ़ जाएगा। आज जानते हैं कि फूड अडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या आज के दुनिया में है। अगर आपको इसकी कितनी व्याप्ति है और कितने अलग अलग तरीके से आज के दुनिया में फूड अडल्ट्रेशन हो रहा है, आप थोड़ा गूगल करके उसमें सर्च कर सकते हैं। दूध से लेके सारे जो अनाज है, मसाले के पदार्थ है, उसमें कई लाखों टनों की जो है मिलावट होती है, और कई चीज तो कृत्रिम भी होती है, यानी कि असली चीज है ही नहीं। हम जानते हैं तो मिलावट है, पर मिलावट से और खतरनाक होती है कि वो चीज कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, जैसे आर्टिफिशियल मिल्क है। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा संशोधन करेंगे तो आपको ये समस्या कितनी गंभीर है वो समझ सकते हैं। तो ये समस्या क्यों फैल गई? क्योंकि किसान जो है वो अनाज उगा रहा है और फिर व्यापारी को दे रहा है, व्यापारी जो है शहर वालों को दे रहा है, शहर वालों को पता नहीं कि ये कहां से आया है। तो इसलिए बीच में लोग जो है कुछ अडल्ट्रेशन कर सकते हैं। मगर अगर आपका किसान के साथ कुछ संबंध है, जान पहचान हो, तो व्यक्ति जो है आपके लिए कभी भी ऐसी चीज नहीं करेगा। तो इस प्रकार से अगर आप जैसे फैमिली डॉक्टर है वैसा फैमिली किसान, ये अगर कंसेप्ट को आगे बढ़ावा देते हैं तो किसान बंधु जो है, हमारे जो देशवासी किसान बंधु है, उनको आत्महत्या करने की मुसीबत नहीं आएगी। दूसरा जो है एक सतर्क यानी सचेतन खरीदारी। रासायनिक पदार्थ जो है वो सस्ते होते हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है, और जैविक खेती वाले किसान जो है वो शायद थोड़ा महंगा हो सकता है, मगर जो हमारा मेडिकल बिल है, बीमारी जो है, उससे हम बच सकते हैं। तो ये जो कॉन्शियस बाइंग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कल की हमारी चर्चा हुई थी कीमत और वैल्यू, तो वैल्यू जो है ऑर्गेनिक पदार्थ में बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो इस प्रकार से और एक चीज हम कर सकते हैं, वो होते कृषि पर्यटन यानी कॉन्शियस टूरिज्म या नॉलेज टूरिज्म। तो उसमें
क्या है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है गांव में जाते हैं, कई तीर्थ स्थान में जाते हैं, कभी ऐतिहासिक स्थानों में जाते हैं, मगर वहां जाकर क्या करते हैं? बहुत बार अगर आप देखेंगे कि गंगा का तट है ऋषिकेश हरिद्वार के पास में, वहाँ बहुत सारे लोग जो है जाते हैं, टेंट लगाते हैं और रॉक म्यूजिक लगा देंगे और लिकर पार्टी उनका चालू होता है। तो इस प्रकार से अगर हम वर्तन करते हैं किसी तीर्थ स्थान पर जाकर या किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाकर, तो उसे क्या होता है, न तो हमें लाभ है और हम लोग वहाँ की स्थानिक संस्कृति है उसको भी बिगाड़ रहे। तो इसलिए कॉन्शियस टूरिज्म या नॉलेज टूरिज्म का मतलब ये होता है कि हम ऐसे स्थान पर जाकर कुछ ज्ञान ग्रहण करें, कुछ ऐसे तत्व को ग्रहण करें। अगर किसी ऐतिहासिक स्थान पर गए तो वहाँ के ऐतिहासिक पुरुषों ने, ऐतिहासिक लोगों ने, महान लोगों ने क्या किया था, कैसे उन्होंने बलिदान किया, कैसे त्याग किया, वो हमको सीखना चाहिए। या अगर आप सपरिवार किसी हमारे फैमिली फार्मर के खेत में जाकर समय बिताते हैं तो वो हमारे लाभदायक होता है। हम ये देख सकते हैं कि कैसे एक किसान जो है अब सादा जीवन बिता सकता है। फिर हम ये देख सकते हैं कि मुझे जीने के लिए इतनी कृत्रिम चीज़ों को, आर्टिफिशियल चीज़ों की क्यों जरूरत है। उसके बाद में हम जो है हमारा इस्कॉन बेलगाम के पास गोकुल धाम करके जगह है, वहाँ के कृषि क्षेत्र का एक तत्व है कि वो किसी प्रकार का बिजली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब बिजली नहीं है तो टैप वाटर का सवाल ही नहीं। तो उस आश्रम में ऐसा है कि आश्रम के बाजू में एक जो झरना जाता है उस झरने पे जाना पड़ता है और दूसरे दिन सुबह अपने को जो स्नान करना है उस स्नान के लिए पानी इकट्ठा करके रखना होता है और फिर दिन भर अपने को जो पीने के लिए पानी चाहिए वो भी पानी लाना पड़ता है। एक दिन भी आप इस प्रकार के आश्रम में बिताते हैं तो आपको जल का महत्व समझ सकता है। फिर बाद में आप एक बूंद भी पानी वेस्ट करने में हिचकिचाएंगे। तो इसलिए एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण अनुभव करने के लिए हमें कॉन्शियस टूरिज्म में जाना बहुत आवश्यक है। और दूसरा होता है कि कृषि क्षेत्र में जाकर सेवा दान करें, प्रकृति और कृषि का अनुभव करें और स्थानिक जो शिल्पकार है, कलाकार जो है, उनसे जो बनाया हुआ सामान है वो हम एक ठीक तरह के दाम में खरीद सकते हैं। जैसे कि अलग अलग होता है कि शहर के लोग जो है वो गांव में जाए, जैसे एक राइस महोत्सव हो सकता है जिसमें अलग अलग प्रकार के चावल की प्रजातियां आप देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के चावल के बना हुए व्यंजन देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की वो सब्जियां जो होती है। मतलब आप अगर किसी वनवासी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ऐसी सब्जियां देखने मिलेंगी जो आपको कभी आपके शहर के मार्केट में दिखाई भी नहीं होगी। फिर आप जान सकते हैं कि ये जो सब्जी है जिसको वन भाजी बोलते हैं, वाइल्ड वेजिटेबल्स बोलते हैं, उसमें कैसे विविध प्रकार के औषधि गुणधर्म है। तो इसका आप अनुभव कर सकते हैं। तो ये करने से क्या होता है कि किसान जो है उसको एक मानसिक सपोर्ट मिलता है, उसको एक आर्थिक सपोर्ट मिलता है। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि कभी इन किसानों को आपको शहर में इनवाइट कर उनके लिए कुछ एक इवेंट आयोजित कर सकते हैं कि जिसमें उनके पास जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अलग अलग प्रकार के अनाज है, अलग अलग प्रकार के सब्जियां है, वो आकर शहर के लोगों में प्रदर्शित करें। वो किस प्रकार से वो बनाते हैं उसके रेसिपी जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा बहुत फायदा होगा। जो छोटे किसान हैं उन्होंने इतने सालों से अपनी जो संस्कृति बचा के रखे हैं, ये जो बीज बचा के रखे हैं, उसका फायदा हमें हो सकता है। तो आप कहेंगे कि मैंने इतने बात बताई कि खाना जो है वो मेडिसिन होना चाहिए,
फूड इज मेडिसिन, ये कंसेप्ट के लिए कोई तो आधार चाहिए। तो आज के ज़माने में आपको कुछ चीज़ सही है या कुछ चीज़ के ऊपर विश्वास करना है, तो कोई संशोधक है, कोई पीएचडी डॉक्टर है, डॉक्टरेट है, वो अगर सर्टिफाई करता है तो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि ये आगे जो इस स्लाइड है कि इसमें ये दिखाई दे रहा है कि एक रिसर्च पेपर है, इसमें दिखाया गया है कि अलग अलग जो धान है, चावल की जातियां हैं, उसमें कैसे बहुत प्रकार के मिनरल्स है, और ये सिर्फ महाराष्ट्र राज्य का है। थोड़े समय के बाद हम भारत देश के सारे विविध राज्यों का भी चर्चा करेंगे। तो इसमें उन्होंने एक्सट्रैक्शन में देखा कि ये अलग अलग जो चावल की प्रजातियां है उसमें क्या क्या गुणधर्म है और कैसे वो चीज़ें लाभदायक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे गोवर्धन कृषि क्षेत्र के पास में ही पाइफ का केंद्र है जवार में, वहाँ कृषि संशोधन होता है। तो हमारे एक मित्र है संजय पाटिल है, उन्होंने ये विविध प्रकार की चावल की प्रजाति है वो संभाल के रखे हैं और किसान को वो प्रदान करते हैं। तो ये महाड़ी है, डांगी है, राजगुड़िया है, ऐसे विविध प्रकार के चावल आप देखेंगे। तो कई लाल कलर का होता है, कई पीला कलर का होता है, कई पर्पल कलर का होता है, कई काले कलर का होता है, और वो इस प्रकार से विविध है। कैसे डांगी है, राय भात है, साग भात है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की प्रजातियां है। कई प्रजातियां ऐसे है कि वो बहुत कम दिनों में आती है। तो इसका जो है ये कर्नाटक में मिली हुई प्रजातियां हैं, और उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या इसका बेनिफिट्स है। तो आयुर्वेदा में बतलाया गया है कि अगर जो चावल जो है वो काटने के लिए अक्टूबर महीने में आता है तो उसमें क्या गुणधर्म होंगे, वो किस प्रकार से जो है उसका टेस्ट रहेगा, वो किस प्रकार से बद्धकोष्ठता है उसको दूर कर सकता है। फिर अगर आप जमीन को जलाते हैं और उसके ऊपर चावल लगाते हैं तो ऐसे चावल में कौन से गुणधर्म है कि वो सुपाच्य होगा, पचने के लिए बहुत आसान होगा, जिससे जो कफ है वो कम हो सकता है। और जैसे कि अगर चावल है उसको बहुत खुदाई करने के बाद उसको लगाते हैं तो कैसे उस चावल के अंदर शक्ति होती है। तो चावल जो है सारे विश्व में बहुत जगह लगाया जाता है। आप देखेंगे तो 100 मिलियन एकर्स दुनिया भर चावल की खेती होती है, और उसमें से 90% जो है वो साउथ और ईस्टर्न एशिया में ही होता है। तो लगभग दुनिया में 185 से 200 मिलियन टन्स इतना चावल जो है लोग खाते हैं। हालांकि विश्व में भी जितने लोग हैं उसमें से आधी आबादी जो है वो चावल के ऊपर रहती है। और ये जो चावल है कम से कम वैरायटी जो है 60 दिन में आती है, जिसको अब्रू भात करके बताया जाता है। मतलब अगर किसान बहुत बीमार है, उसके पास का स्टॉक कमती हो रहा है, तो उनको तुरंत खाने के लिए कुछ चाहिए, तो 60 दिन यानी 2 महीने में आने वाला भी चावल है। और साथ साथ 200 दिन मतलब 6 महीने से भी ज़्यादा जिसका कालावधि है, इतनी ड्यूरेशन का भी चावल उपलब्ध है। और आप देखते हैं कि हिमालय से लेकर पठारी भाग जो होता है उसके ऊपर, और साथ साथ जो समुद्र प्रदेश है समुद्र के पास में, ऐसे विविध प्रकार के जमीन में जो ये चावल है वो आता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे अगर कोई ड्राई रीजन है उसमें चावल उगाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा। बाद में चावल एक जगह पे लगाकर नर्सरी बेड में लगाकर उसको
निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं, तो उस प्रकार का चावल जो है वो पचने में बहुत आसान रहता है। और एक बार लगा के और एक बार लगा के करेंगे तो उसमें क्या क्या गुणधर्म आते हैं, ये सब आयुर्वेदा में बतलाया गया है। और उसमें हम देखते हैं कि कैसे इस प्रकार से भारत में बहुत सारे आज के डेट पे भी मेडिसिनल वैरायटीज उपलब्ध है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत संशोधन किया हुआ महाराष्ट्र का एक पेपर है, रिसर्च पेपर है, वो पेपर भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो मिल सकती है। तो हमने क्या किया कि हमारे आसपास जो है, जो किसान है, उनको हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग और कैसे जैव विविधता टिकाए रखे वो बताने का प्रयास किया। तो आज हमारे पास 1500 किसान जो है गोवर्धन कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उसमें से एक की कहानी मैं अब बता रहा हूँ, ये उसके फार्म का चित्र है। तो हमारे साथ आने के बाद कैसे उसकी उन्नति हुई है। तो हमारे फार्म से एक 7 किलोमीटर दूरी पे उसका गांव है, अर्जुन अंबात करके उसका नाम है। और ये वो उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे का ये चित्र है। वो अपने फार्म में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि आम के झाड़ है, उसने कुछ फ्लोरिकल्चर किया है, पिछले के बाजू में जो है उसने सब्जियां लगाई। तो उसका हम जर्नी देखते, कैसे जर्नी किया। तो इसमें लिखा है कि किस प्रकार से उसने प्रगति की। तो 2013 में जब वो हमारे साथ जुड़ गया, हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या है कि जो किसान बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको ही हम मदद करते हैं। तो उसमें उसका इनकम जो था 8,800 जो है ये उनका खेती से उत्पादन था। 8,800 महीने का नहीं, साल का 8,800। उसके बाद जब हमने धीरे धीरे उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाना शुरुआत किया, उसके अगले साल में जो है वो 13,000 तक पहुंच गया। उसके बाद में उसने 2 साल के बाद उसकी बढ़ोतरी जो है 1,22,000 तक गया। फिर तीसरे साल में 1 लाख तक पहुंच गया। फिर 5वें साल जो है वो 1,39,000 तक पहुंच गया। और अभी 6ठे साल में जो है वो 2 लाख तक पहुंच गया। तो कैसे ये बदलाव हुआ, तो उसके कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर सेल्स हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या कर होता था। पहले साल में जब उसकी इनकम 8,800 थी तो केवल वो चावल ही लगाता था। फिर हमने उसको प्रोत्साहित किया कि आप थोड़ा चावल के साथ जैव विविधता के लिए कुछ फूल भी लगा सकते हैं। तो मोगरा का फूल लगाता है कि बम्बई पास में होने के कारण उसको साल भर अच्छा भाव मिलता है। तो उसने चावल के साथ कुछ फूल के भी पेड़ लगाए। उसके बाद धीरे धीरे हमने बताया कि आप थोड़ा सब्जी भी लगाना चालू करो, कुछ सीरियल्स भी लगाने चालू करो। बाद में आम के झाड़ हमने उनको दिया, फ्रूट ट्रीज से ये चालू कर दो। उसके बाद गैया से उसको थोड़ा दूध उत्पादन होता था। और फिर गोबर से हमने वर्मी कंपोस्ट किया। तो इसे देखता है कि जो व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन था केवल तीसरे साल में जो है उससे बाहर निकल गया। तो हमने क्या किया कि जो ज्ञान वो भूल गया था वही ज्ञान हमने उनको प्रदान किया। ऐसा नहीं कि हमने और कुछ ज्ञान कहीं से इंपोर्ट किया है, कि जिस प्रकार से अनादिकाल से हमारे देश में जो किसान खेती कर रहे थे वही पद्धति हमने उसको सिखाई। कि वो पहले क्या कर रहा था कि मोनोक्रॉपिंग यानी केवल एक ही पिक पद्धति के अनुसार जा रहा था। तो हमने उसको विविधता बताई और विविधता बताने से वो इतनी आर्थिक प्रगति कर सका। तो अगर ये इतनी प्रगति कर सकता है तो हम समझ सकते कि बाकी के लोग भी इस प्रकार से प्रगति कर सकते।
तो कई बार क्या होता है कि ये इनकम के आंकड़े देख के कई शहरवासियों को लगता है कि हम भी खेती के लिए चलेंगे, मगर खेती यशस्वी होने के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण नियम है कि जो मालिक है उसको खुद को खेती करनी पड़ती है, वो और किसी को डेलीगेशन नहीं कर सकता। एब्सेंट लैंडलॉर्ड जो होते हैं उनसे इतनी ठीक तरह से खेती नहीं हो सकती। जब परिवार अपना पूरा बंधन लगाकर इसमें उतर जाता है तो उससे लाभ हो सकता है। तो इसमें क्या देखता है कि ये केस स्टडी में हम देख सकते हैं कि केवल एक जैव विविधता करने से वो स्टेबल हो गए। और उसकी एक विशेषता मैं बताऊंगा कि उसके 2 लड़के हैं, वो भी पढ़े लिखे लड़के हैं, और वो अभी जॉब करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि खेती से ही हमको बहुत अच्छा इनकम आ सकता है, कि बाहर फैक्ट्री में काम करने से इससे हमें अच्छा लाभ हो सकता है। जैसे कल हमने चर्चा की थी कितने लोग जो है एग्रीकल्चर छोड़ रहे, युवा वर्ग जो है कि खेती में नहीं आ रहा है। तो इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण जो है हम देख सकते हैं कि युवा पीढ़ी भी उसमें समाविष्ट हो रही है। और उसके बाद में हम एक देखते हैं कि ये डॉक्टर देवल देव, ये शास्त्रज्ञ है, कृषि शास्त्रज्ञ है, इसको राइस मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो केवल डॉक्टर देवल देव ये नाम से गूगल करेंगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इनकी विशेषता क्या है? तो इन्होंने क्या किया, तो 25 साल तक वो भारत में घूमे और उन्होंने 1420 वैरायटी के चावल इकट्ठा किए हैं। और ये व्यक्ति अपने खुद के बल से किसी गवर्नमेंट और किसी के सपोर्ट के बिना अपने खेती पे 1420 वैरायटी के चावल हर साल उगाता है और उसने इतने बीज जो है बचा के रखे। अभी देखते हैं कि इनके इसमें विविधता क्या है। तो ये जो है उनका जो चावल है उसमें जो औषधि गुणधर्म है उनका विश्लेषण किया हुआ ये एक सुंदर आर्टिकल एक न्यूज़पेपर में आया था, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आया था। तो उसमें दिखा है कि एक गरीब साल नाम की चावल की जात है जिसके अंदर सिल्वर के गुण जो है पाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जमीन से ही ये पौधा जो है ये औषधि गुणधर्म है वो प्रदान करता है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, इसके लिए ये चावल खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिर क्या होता है, हमारा जो किसान है जो पढ़े लिखे नहीं है वो ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर क्या है, मगर ये बता सकते कि ये बीमारी होती है ना तब हम ये चावल खाते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं, बहुत कमजोरी होती है, उसको रिकवर करने के लिए हम ये चावल इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर आप उसका न्यूट्रिशनल एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या गुणधर्म है। तो इसी प्रकार से काल भात है, नवरा करके जात है जो केरल में पाई जाती है, उसमें बहुत रिच जो है आयरन कंटेंट्स होता है। सो महिलाओं के काफ़ी बेरामरी के लिए और जो एनीमिया जो होता है उसके लिए वो काफ़ी लाभदायक होता है। एक बड़ा साल करके एक चावल की जाती है जिसके अंदर 138 mg इतना आयरन पाया जाता है। और मल्टीनेशनल कंपनी मॉन्santo है, उन्होंने उनका एक जाति है उसमें केवल 7 mg जो है आयरन पाया जाता है। तो ऐसे बहुत वैरायटी के जाते हैं कि कई जाति के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, कई जो है ऐसे अलग अलग प्रकार के औषधि गुणधर्म है। मगर दुर्दैव है या बड़ा दुर्भाग्य इस देश का ऐसा है कि इस देश में कोई पॉलिसी नहीं है कि किस प्रकार से इन प्रकार के चावलों का जतन किया जाए, उसका वर्धन किया जाए और किस प्रकार से मार्केट में इसको हम लाया जा सकते हैं। और इस प्रकार आज हम देखते हैं कि बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी ने बनाए हुए जो चावल है, चावल के बीज जो संकरित बीज लाए हैं, इसी संकरित बीज में ऐसे कोई भी जाति नहीं है कि अगर अकाल आ जाए, पानी कम पड़ जाए
तो उसमें वो टिक सकती है, या बहुत सारा फ्लड आ जाता है तो उसमें वो टिक सकती है, या कभी कभी सॉइल जो है उसमें नमक ज़्यादा होता है, सैलिनिटी होती है, उसमें टिक सकते हैं। कि जैसे ये जो अलग अलग प्रकार की प्रजाति है, एक जमाने में केवल भारतवर्ष में ही 2 लाख से अधिक प्रजातियां थी। आज जो है हाइब्रिड सीड्स आने से धीरे धीरे ये सारी प्रजातियां है नष्ट होती जा रही है। वो क्या है कि हम जानते कि ईशोपनिषद में श्लोक है कि भगवान ने ये जो विश्व बनाया पूर्ण है, क्योंकि ये विश्व भगवान से आता है इसलिए ये पूर्ण होता है। तो अगर मान लो कि कई प्रदेश है कि उसमें बहुत वर्षा होती है, बहुत पानी इकट्ठा होता है, तो ऐसे एक चावल की जात है कि 12 फीट पानी भी रहा 1 महीने के लिए तो भी वो चावल बहुत अच्छी तरह से आ सकता है। और ऐसे जो कई वैरायटी जो है कि जिसको बहुत कम पानी लगता है, बहुत कम पानी में भी उस चावल की वैरायटी आ सकती है। और कई प्रजाति ऐसे कि जैसे कई इलाकों में तूफान आता है और तूफान के कारण समुद्र का पानी अंदर आ जाता है और जमीन जो है सैलेन हो जाती है। तो ऐसे भी जमीन में आने वाले बहुत सारी प्रजातियां हैं। जैसे नागालैंड है, तो नागालैंड में एक चावल की जाति है जो 8.5 फीट ऊंची बढ़ती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार से जो औषधि धान है उसके संवर्धन में, उसकी रक्षा में और एक उचित दाम में उसको हम खरीद सकते हैं, जिससे हमें हेल्थ बेनिफिट बहुत हो सकता है। और साथ साथ किसान अगर ये प्रजातियां लगेगा तो जो क्लाइमेट चेंज से जो हानि हो रही है, बहुत सारे जो हाइब्रिड है सीड्स है जिनको पानी बहुत लगता है, रासायनिक खाद लगता है, फिर वो नैसर्गिक आपत्ति है कि जैसे बहुत कम पानी पड़ा, बहुत ज़्यादा पानी पड़ा तो उसमें रह नहीं सकते। तो जो अन्न सुरक्षा का जो विषय है, उस अन्न सुरक्षा के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, जैव विविधता टिका के रख सकते हैं और फूड इज मेडिसिन उसके तौर से हम जा सकते हैं। और हम देखते हैं कि आज का विज्ञान क्या कर रहा है। तो उन्होंने जीएमओ टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूज कर गोल्डन राइस लाया है, जिसके संशोधन में करोड़ों रुपया खर्च हो चुके हैं। और ये रिपोर्ट आप देखते, ये जो गोल्डन राइस है वो उसका ग्रोथ स्टंटेड है, कई जगह वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया है और उसका उत्पादन क्षमता जो है वो कम है। और ये इतनी सारी चीज उन्होंने क्यों की? क्योंकि शास्त्रज्ञों का, वैज्ञानिकों का कहना था कि विटामिन ए लोगों में बहुत कम है, तो विटामिन ए बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से चावल के अंदर विटामिन ए डाल देते हैं कि वो चावल खाने से लोगों को विटामिन ए मिल सकता है। मगर निसर्ग में क्या व्यवस्था की है? अगर हमारे खाने में, भोजन में अगर हम थोड़ा सा स्पिनच लेते हैं, एमरंथस लेते हैं, बथुआ सब्जी लेते हैं, तो उसमें कहीं ज्यादा गुना जो है विटामिन ए हमको प्राप्त हो सकता है। मगर जो निसर्ग में दिया है उसकी हमें कीमत नहीं है, उसका वैल्यू हम समझते नहीं, और हम किसके पीछे दौड़ते हैं कि जो हम खुद अपने दिमाग से कर सके। मगर क्या हम निसर्ग के साथ लड़ सकते? कोई भी जाति निसर्ग में दिया हुआ ले लो और आज की देख लो, इसमें जो है इतने गुणधर्म कभी नहीं हो सकते। तो क्या होता है कि शास्त्र ने जो है वो केवल उत्पादकता, ये एक चीज को ध्यान रखते हुए सारा संशोधन करते हैं। हालांकि क्या होता है कि भगवान ने हमको क्या दिया है कि न्यूट्रिशन वैल्यू और टेस्ट, ये 2 चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम जो खाते हैं अगर न्यूट्रिशन नहीं है और उसमें टेस्ट नहीं है तो केवल उत्पादकता ज्यादा है, उसे क्या फायदा होगा?
तो इसलिए हम देखते हैं कि ये इतना यशस्वी नहीं हो पाता। उसके बाद में मैं आपको और एक किसान के बारे में बताऊंगा, जो मैंने डॉक्टर देवलदेव का नाम लिया था, उसी के प्रदेश के बाजू में एक ओडिशा में ये एक लोकनाथ नवडी करके किसान है, जो मैंने इसका ओडिशा में रायगढ़ करके जो जिला है उसमें ये केरंडी गुड़ा करके जो जगह है उस पे वो रहता है। तो उसके फैमिली में कितने सदस्य है, तो उनकी माता है, उसकी पत्नी है, 6 बेटियां हैं और 2 पुत्र है। इस प्रकार से 11 लोग जो है उसको कुटुंब में रहते हैं। उसमें से इस परिवार से कोई भी व्यक्ति जो है वो शहर में काम के लिए नहीं जाता है। उनका सारा इनकम जो है वो खेती के ऊपर निर्भर है। और ये एक सेल्फ सफिशिएंसी का मॉडल है कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि अगर आपके पास जमीन है, गैया है, तो आपको जो आवश्यकताएं हैं सारे आप जमीन से उगा सकते हैं। तो कई बार जो है शहर के लोगों के प्रश्न पड़ता है कि क्या ये संभव है, मगर संभव है। आज भी भारतवर्ष में कई लोग जो है इस प्रकार से जीवन जीते हैं। तो उनके कुछ फोटोज जो है हम देख लेंगे कि कैसा है कि इसके पास केवल 2 एकड़ खेती है अपनी खुद की, 2 एकड़ खेती वो पड़ोसी का लेता है, मगर पड़ोसी को उसमें से आधा वापस देना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये उसका घर है, एक निसर्ग के सानिध्य में उसने बना हुआ घर है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अपने खेत का कुछ हिस्सा उसने जंगल जैसे बना के रखा है। तो इस करने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि बहुत सारे पत्ते जो है वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और अपने आप जो है सॉइल में मल्चिंग होता है और उसमें वो पाइनएप्पल्स लगा देता है। उसके लिए उसको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, पानी भी नहीं देना पड़ता है, निसर्ग से ही उस जमीन से वो पाइनएप्पल ले लेता है। उसके बाद उसके पास गैया है, ज़्यादा दूध ये गैया नहीं देती है, दूध बहुत कम देती है, मगर बैल जो है खेती काम के लिए वो इस्तेमाल करता है। और कहाँ जाती है, तो गैया जो है चरने के लिए जो ओपन जगह होती है, ओपन लैंड पे चरने के लिए जाती है। तो इसलिए गैया को रखने के लिए उसको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होता है। आजकल गाय रखने का कॉस्ट क्यों बढ़ गया है, क्योंकि गाय को चरने के लिए जमीन जो है नहीं है। पहले गाय को चरने के लिए जमीन रहा करते थे, इसलिए गाय का खर्चा बहुत कम होता था और किसान अच्छी तरह से गाय को रख सकता था। तो इस प्रकार से जो कंपोस्ट गोबर मिलता है उससे वो कंपोस्ट बनाता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो है इसका सीड स्टोरेज है कि अलग अलग प्रकार के सीड से अलग अलग प्रकार से उसको रखा जाता है। तो आज उसके पास 70 प्रकार के सीड्स उपलब्ध है। तो उसमें ये जो मट्टी के बर्तन है उसके अंदर उसने चावल के, धान के सीड्स रखे हैं और उसके पास विविध प्रकार के जो है चावल है। और एक रागी के जो है एक 5-6 वैरायटी का रागी जो है वो हमेशा लगाता है। चावल भी है, वो कभी एक वैरायटी का नहीं लगेगा, 4-5 वैरायटी का चावल लगेगा, 4-5 वैरायटी का रागी लगेगा। अभी इसके पीछे कारण क्या है, तो ऐसे है कि कई वैरायटीज है रागी के, बहुत कम पानी में आते हैं, कई मीडियम बारिश में आते हैं, कोई ज्यादा बारिश में आते हैं। तो 3 चीज होगा कि इस साल में बहुत कम बारिश होगा, एवरेज बारिश होगा या बहुत बारिश होगा। ठीक है, तो जिस समय बहुत कम बारिश हुआ तो कम पानी में आने वाली जो है उसको बहुत अच्छा उत्पादन देती है। थोड़ा मीडियम हुआ तो मीडियम वाली वैरायटी अच्छा उत्पादन देते। बहुत भारी वर्षा होगी तो भारी वर्षा में आने वाली जो जाति है वो उसको अच्छा उत्पादन देती है। तो कैसा भी प्रकार का मानसून हो उसके पास घर में उतना ही अनाज आता है। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान है कहाँ से आया, तो ये उनके पिताजी ने उनको बताया, उनके पिताजी ने उनको बताया। तो ये सिंपल नॉलेज है, इससे उसने अपने आप को
ये क्लाइमेट चेंज के दिन में भी अच्छी तरह से बचा के रखा है। और इसमें ऐसा है कि उसने कई अच्छा जगह जो है वो वेजिटेबल्स क्रॉप्स के लिए भी रखा है, और उसके पास सारे परंपरागत बीज आए हुए जो बीज है वही बीज है। जैसे उसके पास ब्रिंजॉल बैंगन का ऐसे वैरायटी है, एक बार लगा दिया तो 4 साल वो आता रहेगा। जो बरसात के समय में उसको फल लग जाएंगे, उसके बाद अपने आप उसके पत्ते झड़ जाएंगे, बड़े गाय भी उस पत्ते को खा जाएगा, तो वो निद्रिस्त अवस्था में चला जाता है। अगले साल जैसे बारिश होगी तो फिर से वो प्लांट बढ़ना चालू कर देगा और फल देगा। तो ऐसी भी वैरायटी है जिसके ऊपर हम संशोधन करके ऐसे वैरायटी को हम बढ़ावा कर सकते हैं। मगर क्या होता है कि हमारा एक विशिष्ट दिशा से ही संशोधन जा रहा है। उसके बाद में जो है वो अपने जो बीज है वो उसके एक सुरक्षिता का ये है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रजाति बीज जो है वो बचा के रखा है। फिर कई बीज जो है उन्होंने इस प्रकार से सुरक्षित रखा है। घर के अंदर चूल्हा होने के कारण क्या होता है कि जो गर्म धुआं निकलते है उससे इसके बीज को कीड़ा नहीं लगता है। फिर ये उसकी चावल का खेत है, और इस प्रकार से ये जो है ये गोबर का पिट है कि सारा गोबर जो है वहां पर आकर वो इकट्ठा कर देता है और कंपोस्ट बना के अपने खेत में डालता है। फिर दूसरा आप देखेंगे ये जो चित्र है, इस चित्र में आपको लगेगा कि ये पथरीली जमीन है, बाद में स्लोप भी है। तो लोग क्या करेंगे कि इसको लेवल करने का प्रयास करेंगे, फिर सारे पत्थर उठा लेंगे। इसने क्या किया कि इस जमीन है उसमें मिलेट्स जो है बहुत अच्छी तरह से आता है। तो बिना प्रकृति को छेड़े, बिना जमीन को छेड़ने से, जैसे निसर्ग में जमीन दिया है उसमें क्या आता है वैसे चीज उन्होंने लगवा दी है। तो उससे क्या होता है कि मिलेट्स को बहुत कम पानी में वो बहुत आसानी से आ सकता है। इसके बाद में ये जो चित्र आप देखते हैं, इस चित्र में आपको क्या दिखाई देता है? तो केवल घास फूस पड़ा है। तो ये क्या करता है, अपने खेत के ऊपर जितना भी घास जमा होता है वो एक खेत के पार्ट में रख देता है, उसमें उस साल के लिए कोई उत्पादन नहीं लेता है। फिर उसके दूसरे साल में जो है उसको टिलिंग करके उत्पादन लेता है, और दूसरे पार्ट में वो फिर से सारा जो सूखा पत्ता है वो इकट्ठा करके रख देगा। तो उससे क्या होता है कि आज हमको क्या चाहिए, तो साल में 3 बार, कहीं नहीं तो साल में 4 बार उसी जमीन से हमको उत्पादन चाहिए, और वो भी सालों साल चाहिए। तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो क्या होता है कि जितना हमारे मन के अंदर लोभ अधिक हो, तो इस प्रकार से हम प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करते हैं। फिर ऊपर से हमको बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स देना पड़ता है। और इसने क्या किया कि उसमें विश्वास है कि नैसर्गिक तरीके से जमीन को थोड़ा रेस्ट देकर मैं उसको उपजाऊ बना सकता हूं। तो ये सेल्फ सफिशिएंट फार्मर्स का उदाहरण में अभी ये एक चित्र में आपको दिखा रहा हूं। तो इस चित्र में क्या दिखता है, तो ये जंगल से उसने इकट्ठा किए हुए महुआ के फूल है। तो ये महुआ के फूल इकट्ठा करके क्या करता है, तो ये महुआ का फूल इकट्ठा करेगा, बाजार में जाएगा, दुकानदार को ये महुआ का फूल दे देगा। उसके बदले में दुकानदार जो है उसको नमक देता है, और केवल ये एक चीज उसको बाहर से लेनी पड़ती है, उसके अलावा उसको कोई भी चीज बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फिर कितना भी दिन दुनिया में लॉकडाउन क्यों न हो, सालों साल जो है ये लोग अपना कार्य निश्चिंत रूप से चला सकते हैं। तो इसलिए जो है कि ये सुनते हुए आपके पास मन में जो भी प्रश्न उठते होंगे, आप जरूर वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके प्रश्नों का जरूर जवाब देंगे।
तो ये सब सुनने के कारण जो है कि जैसे मैं बतला रहा था कि हम जो शहर में रह रहे हैं, हम ये अपेक्षा नहीं कर रहे कि शहर छोड़कर हम खेती की ओर जाए कि गांव की ओर जाए। हम इतनी अपेक्षा करते हैं कि शहर में रहते हुए अगर हम हमारा दिल जो है गांव में रखते हैं और गांव के साथ हम छोटा संबंध प्रस्थापित कर सकते, जैसे मैंने बताया कि फैमिली डॉक्टर होता है, इसी प्रकार से फैमिली किसान करते हैं, तो उससे हम ये जो किसान भाई है उनको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। और उसमें क्या है, तो दोनों लोगों का फायदा है। हमें भी बहुत अच्छी चीज प्राप्त हो सकती है, जैसे फूड इज मेडिसिन, वो हमें प्राप्त हो सकता है। साथ साथ ऐसे शुद्ध हवा में जाकर एक निसर्ग के सानिध्य में भूमाता और गौ माता के सानिध्य में रहने से हमारी वृत्ति भी सत्वगुण के ऊपर सत्वगुण के तरफ जा सकती है। और साथ साथ जो किसान भाई जो है उसका जो कार्य है आप अच्छी तरह से उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसने कष्ट के जो उत्पादन निकाला है उसका कोई उचित भाव देंगे तो पीढ़ी पीढ़ी जो है वो अपना कार्य चलाते रह सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतवर्ष में इतने सारे लोग जो है उनका इनकम खेती के ऊपर निर्भर है। अगर ये सारे लोग खेती छोड़कर शहर में आए तो शहर में रहने के लिए जगह नहीं, न तो हम उनको इतना रोजगार उपलब्ध कर सकते हैं। और वो होगा तो फिर क्या होगा कि कंपनी के जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है उसमें से हमें कोई 2-3 प्रकार का ही अनाज मिल सकता है, और फिर बाकी के लिए हमको बहुत सारी दवाई लेनी पड़ेगी। तो निसर्ग ने हमारे लिए सारी जीने की व्यवस्था की है, और केवल हमको निसर्ग के साथ सहयोग करना आवश्यक है। अगर हम उसको शोषण करने का प्रयास करेंगे तो उससे हमारा ही नुकसान है। अगर निसर्ग में कितनी क्षमता है उसका एक उदाहरण मैं बताऊंगा अंत में आप सभी को। क्या आप सब जानते हुए कि रशिया में चेरनोबिल करके एक स्थान था कि जहां उनकी अणुभट्टी है उसका विस्फोट हुआ था, जो उसमें कई लोगों मृत्यु हो गई थी, और वहां का सारा चीज जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अभी आप देखते हैं कि न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट होता है तो सारा चीज नष्ट होता है, मतलब उस इलाके के सारे बीज नष्ट हो गए। तो फिर रशिया के गवर्नमेंट ने उस स्थान को क्वारंटाइन कर दिया, यानी कॉर्डन कर दिया कि किसी को भी उस स्थान पे जाने के लिए मना किया, क्योंकि बहुत सारा न्यूक्लियर रेडिएशन वहां से हो रहा है। तो ऐसे ही होकर 25 साल बीत गए। तो बीबीसी को देखना था कि अभी उस स्थान पे क्या है। तो उस स्थान पे क्या था, गवर्नमेंट ने फेंसिंग करके किसी को भी जाने के लिए अलाउ नहीं किया था। और 25 साल में उधर क्या हुआ, तो कोई भी आदमी वहां अंदर गया नहीं। अब 25 साल के बाद वहां स्थिति क्या है, तो सारा निसर्ग वापस आ गया है। वहां पर हरा भरा चीज हो गया है, वहां पर बहुत सारी वनस्पतियां हैं, बहुत सारे पुष्प है, बहुत सारी प्राणी भी है। तो इसे हम क्या समझ सकते हैं कि अगर निसर्ग के अंदर हम जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप न करते हैं तो निसर्ग में यह क्षमता है कि वो अपने आप उसको रिज्यूनेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये भागवत का श्लोक हमने पढ़ा था, इस श्लोक का मुख्य तात्पर्य यही था कि हमें सिखाए कि जीवन में क्या आवश्यकता है, जीवन जीने के लिए क्या हमको चाहिए, कौन से चीज जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है। हम अपना समय और परिश्रम जो है, मेहनत ऐसे चीजों में न डालें। और एक प्रभुपाद जी का कोट है कि जिसमें बताते हैं कि तथाकथित सुख के जो साधन है या प्रगतिशील जीवन के लिए लाभदायक नहीं है, अपितु उनसे सिर्फ हानि ही होती है। तो इसलिए गुरुकुल में ये शिक्षा दिया जाता था कि बचपन में ही उसके ऊपर अच्छे संस्कार किए जाते थे, और
ये बताया जाता था कि किस प्रकार से निसर्ग के सहकार्य के साथ रहना है, निसर्ग से शोषण करके नहीं रहना है। तो ये जो है श्रीमद् भागवत से हम सीख सकते हैं। जैसे कि अभी इस समय बहुत लोगों के पास समय है, ऐसे कई भक्त है कि जो दिन में 12-12 घंटा जो है अभी श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे। तो हमने सोचा था कि इस प्रकार से भी दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि कैसे श्रीमद् भागवत से संदेश लेकर आज के जीवन में मैं जीवन बिता सकूंगा और इस प्रकार से हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। हरे कृष्णा। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.